गुड मॉर्निंग। इलेक्ट्रीशियन और फिटर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस विषय का अध्याय 11 दाब अर्थात कि प्रेशर चल रहा है। इस अध्याय का ये सेकंड लेक्चर है। इससे पहले इस अध्याय में हमने दाब की परिभाषा को देखा था, दाब के मात्रक देखा था कि दाब के कितने मात्रक होते हैं, तथा दाब के विभिन्न प्रणालियों में, जैसा कि हमने आपको कल की वीडियो क्लास में भी बताया था कि कुल 4 प्रणालियाँ होती हैं जिसमें किसी भी राशि के मात्रक जो है डिफाइन किए जाते हैं, परिभाषित किए गए हैं। तो उन चारों प्रणालियों में हमने दाब के मात्रक को पढ़ा था। आज हम दाब से संबंधित कुछ नियम देखेंगे। तो दाब से संबंधित जो कुछ नियम है, इससे पहले की जो क्लासेज हुई थी ऊष्मा एवं तापमान में, उसमें भी पढ़ाया गया था। आज एक बार फिर से ये दाब के लिए भी महत्वपूर्ण है, इस अध्याय में भी ये नियम महत्वपूर्ण है, तो एक बार फिर से आपको इसकी व्याख्या की जा रही है। तो दाब से संबंधित एक नियम है जिसका नाम है बॉयल का नियम। जब कोई गैस किसी बर्तन में रखी जाती है तो वह बर्तन की दीवारों पर दाब डालती है, जिसे गैस दाब कहते हैं। जब आयतन घटता है तो दाब बढ़ जाता है और जब आयतन बढ़ता है तो दाब घट जाता है। इस नियम को ही बॉयल का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार स्थिर तापक्रम पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन V है तथा दाब P है, तो स्थिर तापक्रम पर आयतन और दाब में जो संबंध होगा V व्युत्क्रमानुपाती P होगा, अर्थात V आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस संबंध को अगर हम गणितीय भाषा में परिभाषित करेंगे तो V में P का गुणा हो जाएगा, तो ये PV बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, नियतांक। अर्थात PV का मान किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए फिक्स रहेगा, अर्थात दाब और आयतन का गुणनफल निश्चित होगा। इसी चीज़ को हम अन्य दूसरे शब्दों में समझते हैं। इसी प्रकार स्थिर तापक्रम पर, मतलब कि अगर ताप स्थिर है तो किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन, यहाँ पे निश्चित मात्रा का मतलब ये है कि गैस का जो द्रव्यमान लिया गया है उसको फिक्स कर दिया गया है। अब होगा क्या कि अगर गैस की मात्रा का आयतन पहले V1 है तथा दाब P1 है किसी तापक्रम पर, तथा बाद में उसी तापक्रम पर उसी निश्चित मात्रा का आयतन V2 हो जाता है, तो तथा दाब P2 हो जाता है, तब बॉयल के नियमानुसार P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2 होगा। ये समीकरण आपको याद रखना चाहिए। बॉयल का नियम और चार्ल्स का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ऊष्मा एवं तापमान में भी बताया गया था और दाब में भी एक बार फिर से बताया जा रहा है। इस अध्याय में इस समीकरण से कई सारे आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं और सीधे सीधे कई बार तो स्थिर तापक्रम और स्थिर दाब वाले आपको नियम, जब भी बॉयल की बात आएगी, बॉयल के नियम की बात आएगी, तो आपको एक बात हिंट के रूप में याद रखना चाहिए कि इसमें बॉयल के नियम में तापक्रम स्थिर होता है। तो तापक्रम स्थिर होगा तो जो रिलेशन बनेगा, जो संबंध बनेगा, वो दाब और आयतन में ही बनेगा। और ये आयतन कैसा, ये संबंध कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती का होगा, अर्थात एक चीज़ अगर बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ घटेगा। अब दाब से संबंधित अगला जो महत्वपूर्ण नियम है वो चार्ल्स का नियम है। तो बॉयल का नियम भी बहुत महत्वपूर्ण था, साथ ही साथ चार्ल्स का नियम भी महत्वपूर्ण है। तो चार्ल्स के नियम की एक बार हम फिर व्याख्या करते हैं। यदि गैस की किसी निश्चित मात्रा का आयतन V है तथा एब्सोल्यूट तापक्रम T है, तो स्थिर दाब पर, इस बार चार्ल्स के नियम में दाब स्थिर रहेगा, तो स्थिर दाब पर जो संबंध बनेगा वो आयतन और तापक्रम में बनेगा।
मतलब कि भी समानुपाती हो जाएगा परम ताप के। अब इस संबंध का, इस रिलेशन का मतलब क्या है वो समझिए। अगर तापक्रम बढ़ेगा, किसी भी गैस का अगर दाब फिक्स कर दिया गया, मतलब उस पर जो दबाव है उसको बढ़ने घटने नहीं दिया जाता है, उसको कांस्टेंट कर दिया गया है, तो अगर गैस का आप तापमान बढ़ाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा, और अगर गैस का तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। क्यों? क्योंकि इस समीकरण में चार्ल्स ने बताया था कि जो आयतन है वो तापक्रम के क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती का मतलब ही होता है कि जब दो राशियाँ समानुपात में होती हैं तो एक चीज़ अगर बढ़ाया जाता है तो दूसरा भी बढ़ता है। तो यहाँ से हमने ये देखा कि चार्ल्स के नियम में आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। इस चीज़ को हम गणितीय रूप में क्या परिभाषित कर सकते हैं, v बटे में t बराबर हो जाएगा कांस्टेंट। तो इसी प्रकार यदि स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा के आयतन V1, V2 तथा V3 हैं तथा तापक्रम T1, T2 तथा T3 हैं, तब V1 बटे में T1 बराबर V2 बटे में T2 बराबर VT बटे में V3 बटे में T3 होगा। यहाँ पे चार्ल्स के नियम को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको ये समीकरण याद रखना होगा। जब मैं इस पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल कराऊंगा तो वहाँ पे आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने आपको चार्ल्स के नियम में सिर्फ इतना बताया है कि अगर दाब को स्थिर कर दिया जाए, किसी भी गैस की निश्चित मात्रा के लिए अगर उस पर जो दबाव है उसको निश्चित कर दिया जाए, फिक्स कर दिया जाए, और तापक्रम को चेंज किया जाए, मतलब तापक्रम को बढ़ाया जाए, घटाया जाए, तो आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर तापक्रम बढ़ेगा अर्थात तापमान बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा, और तापमान घटेगा तो आयतन भी घटेगा। जबकि हमने बॉयल के नियम में आपको ये बताया था कि उसमें तापक्रम स्थिर रहता है। तो समीकरण किन में बनेगा, आयतन और दाब में बन रहा था। और वो बॉयल ने क्या बताया था कि आयतन और दाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि एक राशि को अगर आप बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि घटेगी। व्युत्क्रमानुपाती का संबंध यही बताता है। अब हम आते हैं, अगला जो नियम महत्वपूर्ण है, डाल्टन का नियम। आपस में इस नियम की व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि आपस में न क्रिया करने वाली गैसों के आंशिक दाबों का योगफल उनके कुल दाब के बराबर होता है। इसको मैं आपको अपने समझने की भाषा में बता रहा हूँ कि मान लीजिए कि एक कोई गैस थी जिसका दबाव था P1, एक कोई अन्य गैस थी जिसका दबाव था P2, और एक कोई अन्य गैस थी जिसका दबाव था P3। और अगर ये तीनों गैसें आपस में क्रिया नहीं करती हैं और तीनों को मिला दिया जाए तो जो कुल दबाव होगा इन गैसों के कारण वो इनके आंशिक दाबों अर्थात P1 प्लस P2 प्लस P3 के बराबर होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। और मैंने आपको इस क्लास के शुरुआत में भी बताया था कि जो दाब है वो अदिश राशि है। तो दाब, अगर हम कुल दाब निकालेंगे तो ये उनके जो है गणितीय योग, आंकिक योग के बराबर होता है। इसमें वेक्टर का नियम तो लागू ही नहीं होगा क्योंकि ये अदिश राशि है। तो सीधे सीधे उनके दाबों को हम जोड़ देंगे। तो डाल्टन के नियम हमने ये बताया कि अगर चार गैसों को मिला दिया जाए और फिर पूछा जाए कि अब जो है इनका संयुक्त दबाव कितना होगा, तो उनके अकेले अकेले का जितना दबाव था सबके योगफल के बराबर होगा। तो आई थिंक हमें उम्मीद है कि आपको इतना तक समझ में आया होगा। और आगे हम फिर इस चैप्टर में जो अगला नियम है वो पास्कल का नियम है। और पास्कल का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है, और दाब का मात्रक हमने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी बताया था। ये वैसे ही है जैसे एक ही राशि के अलग अलग कई मात्रक होते हैं। जैसे बल का मात्रक आपको बताया गया था कि न्यूटन भी होता है, और बताया था किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। इसी प्रकार से जो दबाव का मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, क्योंकि दबाव मतलब प्रेशर का जो सूत्र है P बराबर F/A होता है। ये शुरुआत में ही बताया गया था, और यहीं से दबाव का मात्रक डिराइव किया जाता है, मतलब उसको व्युत्पत्ति किया जाता है। अब हम पास्कल का नियम देखते हैं कि पास्कल ने क्या बताया था। तो प्रत्येक द्रव सभी दिशाओं में बराबर दाब डालता है। यदि किसी बेलनाकार बर्तन में द्रव भरा जाए और एक ही ऊंचाई पर बराबर आकार में कुछ छिद्र कर दिए जाएं,
तो विभिन्न दिशाओं में अगर ये छिद्र किए गए हैं तो बर्तन से निकलने वाली द्रव की धाराएं समान दाब वाली होंगी। अर्थात एक गिलास आप लीजिए जो कि लगभग बेलनाकार की होती है, उसमें सपोज दैट आपने पानी भरा हुआ है, और अगर जहाँ पे पानी का तल है ऊपर, वहाँ पे अगर आपने कई दिशाओं में छिद्र कर दिया है, तो चूंकि आपने जो छिद्र किया वो समान ऊंचाई पे किया है, तो समान ऊंचाई पे दबाव भी क्या होगा, बराबर होगा। तो जो उन छिद्र से जल निकलेगा वो समान दाब वाला निकलेगा। तो ये पास्कल का नियम था कि प्रत्येक द्रव सभी दिशाओं में बराबर दाब डालता है। एक ऊंचाई पर, मतलब बराबर ऊंचाई पर सभी दिशाओं में जो द्रव के द्वारा दबाव पड़ता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यही पास्कल का नियम है। अब पास्कल के नियम का अनुप्रयोग क्या है, पास्कल के नियम का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? तो पास्कल के नियम का अनुप्रयोग विभिन्न उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस। हाइड्रोलिक प्रेस क्या होता है? इसमें हाइड्रोलिक सिस्टम द्वारा किसी भी चीज़ को दबाव डाल करके उठाया जाता है। सेकंड है एयर कंप्रेसर में किया जाता है, हाइड्रोलिक लिफ्ट में होता है, हाइड्रोलिक ब्रेक में होता है। तो पास्कल के नियम के ये अनुप्रयोग हैं जो कि कई सारे सिस्टमों में प्रयोग किए जाते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।